जो अनअकाउंटेबल हैं, जिनको जनता की जवाबदेही से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कुर्सी पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आइसा इस लड़ाई को लगातार लड़ रहा है। देश में प्रोटेस्ट का, रेजिस्टेंस का एक चेहरा है। चाहे जो सीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मिल के काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एनईपी के माध्यम से जिस तरीके से विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन, शिक्षा को जूता चप्पल की दुकान बना देना, और आपकी हैसियत हो तो आप खरीद पाएं, अदरवाइज आप बाहर चले जाएं। लेकिन चूंकि ये लोग वोट चोरी करके आते हैं, इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रख करके आते हैं, ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग करके आते हैं, इसलिए हम बिल्कुल जानते हैं इनके तरीके को, ये हमें सुनने वाले नहीं। लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि देश के लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, जनता इनके चरित्र को देख रही है, जनता देख रही है कि कैसे इनका बुलडोजर इस देश के डेमोक्रेसी पर चल रहा है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और कायदे से आधे घंटे के बाद जो हंगर स्ट्राइक है वो 9वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। तो अभी यहाँ पर लगभग कुल मिलाकर 300-400 लोग इकट्ठे हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में हैं, अलग अलग तरीके से नारे लगा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। इस तरफ एक खाने का स्टॉल बना हुआ है, स्टेज पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर। तो हम समझना चाहते हैं, इस तरफ आइसा के कुछ नौजवान गीत गा रहे हैं और उनकी हड़ताल चल रही है, और इस तरफ एआईएसएफ का एक बैनर लगा हुआ है। तो बहुत सारे छात्र संगठन मिलकर, और कुछ राजनीतिक, कुछ गैर राजनीतिक। तो हमारे साथ मनीष है, और मनीष ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। खुद भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 8 दिन पूरा होने वाला है इनका। 9वें दिन में, जैसा कि हमने शुरू में बताया, कि ये भूख हड़ताल प्रवेश करने वाली है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मनीष को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 8 दिन तक ये हड़ताल, भूख हड़ताल खींचती है, और अभी भी ये चूंकि बोल पाने की स्थिति में है। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि कहां जा रहा है ये आंदोलन। तो मनीष, सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 19 इंडिया पर स्वागत है। आप कैसे हैं? कैसे बताया जाए, मेरा 4.5 किलो वजन कम हो गया है। अगर इधर आ जाएंगे तो रोशनी थोड़ी सी हम लोग को मिलेगी। 4.5 किलो वजन कम हो गया है। कीटोन लेवल 2+ है, जो 0 होना चाहिए। एक प्रकार से नियर इमरजेंसी कंडीशन है। ग्लूकोज लेवल भी बहुत डाउन है, वीकनेस बहुत लग रही है, पैंट वगैरह सब सरकने लगी है। तो क्या लगता है, आप कितने दिन और ऐसे खींच पाएंगे? जब तक हमारा शरीर, हमारी बॉडी अलाउ करेगी। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि रिफॉर्म हो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, और जो अनअकाउंटेबल हैं, जिनको जनता की जवाबदेही से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कुर्सी पे बने रहने का कोई मतलब नहीं। और इसलिए हम यहाँ डटे हुए हैं। हमारे 6 साथी बैठे हुए थे। दानिश कल ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण बेहोश हो गए किया गया, और बाकी अभी हमारे 5 साथी तेज धूप, गर्मी, बारिश, उन सब के बावजूद यहाँ डटे हुए हैं, और हम लोग बने रहेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि या तो एम्बुलेंस में जाएंगे और नहीं तो इस्तीफा लेंगे। हम लोगों ने, मतलब आइसा ने या सीजेपी ने? आइसा ने। तो आप सीजेपी के पार्ट नहीं है? हम लोग आइसा इंडिपेंडेंट, हमारी जो आइडेंटिटी है हम उसी के साथ यहाँ खड़े हैं। हम इस आंदोलन को, सीजेपी के बहुत पहले से इस आंदोलन को कंटिन्यू किए हुए थे। एनटीए को एबोलिश करने की मांग, एनईपी जो कमर्शलाइजेशन कर रही है एजुकेशन, उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे थे। पेपर लीक का सवाल नीट में चाहे 2023 में हुआ हो, या उसके पहले जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, उन सारे सवालों को लेकर के हम लोग ऑलरेडी पहले से लड़ रहे थे। हंगर स्ट्राइक जो इसका सबसे लास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, उसको आज हमने इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले जितने मेथड्स थे हम लोगों ने हर तरीके से लड़ते हुए उन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया, तब हम यहाँ तक पहुँचे। हम अपनी आइडेंटिटी के साथ हैं सीजेपी। नहीं, वो तो ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटी के साथ हैं। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमारा अलग, हम अपने आइडेंटिटी के साथ चल रहे हैं,
ये आप हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और आप एग्जैक्टली सीजेपी के मंच के सामने अपना हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे और एग्जैक्टली सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे। ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, देखिए ये असल में जो इशू है बहुत सेंसिटिव है। 22 स्टूडेंट ने आत्महत्या की और लाखों परिवारों के का आर्थिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न हुआ और लाखों युवाओं का, छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ और इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हम लोग गिन सकते हैं, गिनाया जा सकता है। उस इशू की जेन्युइनिटी को समझते हुए हम सब ने ये तय किया कि सोनम वांगचुक बैठ रहे हैं, हम लोग भी बैठेंगे। हालांकि उन लोगों की तरफ से ये था कि हम लोग न बैठें, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कहा कि नहीं, ये छात्रों की लड़ाई है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसमें अगर हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा है तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग भी बैठेंगे और रेजिग्नेशन लेंगे। एनटीए का एबोलिशन तक हमारी लड़ाई रहेगी। अकाउंटेबिलिटी। आपसे सीजेपी में किन लोगों ने कहा कि आप लोग हंगर स्ट्राइक पर ना बैठें? नहीं, उन लोगों का एक अपील थी कि हम स्टूडेंट हैं, हम उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के कंसर्न था उन लोगों का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन ही स्टूडेंट्स का है। शुरू में तो वो बहुत सस्पिशियस थे कि बाकी के लोग आंदोलन में ना शामिल हो जाए, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो जेनजीज का आंदोलन चला रहे हैं और स्टूडेंट्स का आंदोलन चला रहे हैं। उस स्कीम में सोनम वांगचुक का आना और आपका आना, इन दोनों के बीच में कुछ समझ में नहीं आता। सोनम वांगचुक का आना एक संयोग हो सकता है या जो भी आप उसको जिस नजर से भी देखें, लेकिन आईसा इस लड़ाई को लगातार लड़ रहा है और हम भाजपा के खिलाफ एजुकेशनल रिफॉर्म को लेकर के और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के जितनी भी लड़ाइयां इस देश में चल रही हैं। आप रिफॉर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं या धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं? रेजिग्नेशन, एनटीए का एबोलिशन और एनईपी इसको सीधा लगा लीजिए, इसको करने तक की हमारी लड़ाई। हाँ। सिर्फ इस्तीफे तक की बात नहीं है। इस पोस्ट को उस पे जो भी बैठे वो अकाउंटेबल हो, रिस्पांसिबिलिटी वो उसको लेना अब पड़ेगा। मुझे एक वजह बताइए कि एक हंगर स्ट्राइक यहाँ चल रहा है, एक हंगर कुल 25 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और सोनम जो जहाँ सबसे ज्यादा लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उनकी जगह सबसे छोटी है। सामने एक बहुत बड़ा विशाल स्टेज है जिस पर हंगर स्ट्राइक लिखा हुआ है, वहाँ अकेले सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सब लोग एक साथ सामूहिक तौर पर एक मैसेजिंग भी तो होती? देखिए, बातें मतलब बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल द फैक्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जिस सिंगल इशू को लेकर के हम लोग यहाँ पर हैं, उसको लेकर के किसी के अंदर किसी के को लेकर के कोई मतभेद नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, वो इशू नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिफॉर्म का है, वो एनटीए को लेकर वो बात आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे जो जंतर मंतर का मैदान है, यहाँ अभिजीत डिपके बड़ा चेहरा है या आयशा? आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आप ही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारे बारे में जान नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, हमारे इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभिजीत डिपके का चेहरा इतना बड़ा हो गया है कि ये पूरा जो मोबिलाइजेशन है वो एक तरीके से उसका सेंट्रलाइजेशन हो गया और उसमें आप कहीं फिट ही नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़ाई कंपटीशन की नहीं है, मसला कंपटीशन का नहीं। आज मसला नहीं, मसला कंपटीशन का नहीं, मसला ये है कि सरकार अभिजीत से बात करेगी, आपसे बात करेगी? नहीं, बिल्कुल हम सरकार से हम लोगों का न अभिजीत का न हमारा कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। हम तो अपने डिमांड्स को लेकर के बैठे हैं और अगर हमारी डिमांड्स नहीं फुलफिल होती हैं तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस जगह के लिए परमिशन आपने अलग से ली? नहीं, हमने परमिशन क्या ली है, हम लोग डटे रहे और पुलिस को परमिशन देना पड़ा। अभिजीत ने कहा कि हमने परमिशन ली नहीं, पुलिस ने हमको परमिशन दिया। तो एक तरीके से आप तो जबरदस्त, अगर आप ही के मुताबिक हम कहें तो आप कह रहे हैं कि हमको मना किया गया बैठने से, तो एक तरीके से आप जबरदस्ती यहाँ आकर बैठ गए? नहीं, आप शुरू से इस पूरे इंसिडेंट्स को देखें। 6 जून से लेकर के 20 तक, 6 जून को भी जब प्रोटेस्ट हुआ तो आयशा सीजेपी के इस पूरे मूवमेंट को फुली सपोर्ट किया। रेजिग्नेशन को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के जो मूवमेंट चला, 20 जून से जब यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ उस दिन से भी हम लोग साथ रहे। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनकोऑर्डिनेटेड टाइप का हम लोग कुछ इंट्रूड कर गए या वो लोग कुछ हमारा स्पेस ज्यादा ले रहे हैं, ये कुछ मतलब एक डिफरेंट टाइप की बात है। मुकम्मल बात यह है कि इस बात को लेकर के हम सब एक साझे रूप में
नहीं साझा, आप बार बार लड़ाई लड़ रहे आप बार बार साझी बात कर रहे हैं। आपका मंच एक नहीं है, आपके नारे एक नहीं है, आप एक साथ बैठ भी नहीं रहे, तो आपकी बात पर लोग भरोसा करेंगे कि जो लोग आकर यहाँ देख रहे हैं। चाहे उस मंच से जाकर के पूछिए, चाहे यहाँ जो बैठे हैं, चाहे इधर 15 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 15 लोग बैठे हैं, किसी के टोन में, हाँ यहाँ पर टोटल 25 लोग, इट्स काइंड ऑफ अ मास हंगर स्ट्राइक। इनमें से किसी की भी, लेकिन मैंने अभी तक जितने हंगर स्ट्राइक के बारे में सुना है और इतिहास के जितने हंगर स्ट्राइक के बारे में पढ़ा है, मास हंगर स्ट्राइक का मतलब यही होता है कि सब एक साथ हंगर स्ट्राइक करते हैं, सब अलग अलग कोनों में जाकर बैठ जाते हैं। उसको आप फिर तो आप कहेंगे कि कुछ लोग पटना में बैठे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो मास हंगर स्ट्राइक है। बिल्कुल, इसको हम लोग को उसी रूप में ही देखना चाहिए। और बहुत कोई वहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, वो ढेर सारी बातें हो सकती है, हम लोग उससे बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट का क्या है, कैसे उसको अकोमोडेट किया जा सकता है, मंच की क्या स्पेसेस हैं, कितने लोग और बैठ सकते हैं, कितने लोगों की बैठने की पोटेंशियलिटी संभावना है, इन सारी चीजों को हम लोग एक लंबी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है कि इश्यूज को लेकर के, मोटो को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑल आर क्लियर। अच्छा, तो आपके लीडर दीपांकर भट्टाचार्य आइसा के मूवमेंट को सपोर्ट करने आए थे, स्ट्राइक को और जमावड़े को, या सीजेपी को सपोर्ट करने आए थे? वही रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। नहीं रिपीटेड नहीं है, क्योंकि ये नहीं आप, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप पार्ट में नहीं है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि लेकिन क्या ये केवल एक इत्तेफाक है कि 6 तारीख को अभिजीत दीपके दिल्ली आते हैं और दीपांकर भट्टाचार्य चले आते हैं मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये एक तो आइसा बैठी हुई थी, आइसा से मिलकर चले जाना चाहिए था। ये सवाल तो उठेगा ना। आप कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इस देश में प्रोटेस्ट का, रेजिस्टेंस का एक चेहरा है, चाहे जो सीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस प्रोटेस्ट में, इस देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में शामिल है। हम तो कह रहे हैं कि कल को इस तरह के जितने भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बिल्ड होंगे इस देश में, हमारी तो कोशिश है दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में बिहार में 120 से ज्यादा आंदोलनों को समेट करके एक मंच पे लाने का काम दीपांकर भट्टाचार्य ने किया था। अगर सीजेपी एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होगी बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, और इस फासिस्ट रिजीम में हम जब एक एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इस तरह के तमाम स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट्स हैं, उन सारे मूवमेंट्स को एक साथ लेकर के आया जाए और इस फासिस्ट रिजीम के खिलाफ जो हमारा वोट छीन करके सत्ता में आ रही है, जो ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग करके, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करके सत्ता में आ रही है, उसके खिलाफ कैसे एक व्यापक एकजुटता बनाते हुए जो संविधान पे बुलडोजर चल रहा है, जो शिक्षा पे बुलडोजर चल रहा है, जो रोजगार पे बुलडोजर चल रहा है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। हम सबकी अभी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए हम लोग सीजेपी के इस आंदोलन में, हालांकि सीजेपी की इस लड़ाई को हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से लड़ रहे थे। सीजेपी का उभार एक स्पॉन्टेनियस उभार है, हम सब साथ हैं, लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ा जाएगा। तो आपके कितने साथी यहाँ? हमारे 6 साथी भूख हड़ताल पे थे। एक साथी दानिश, जिनकी कल तबीयत खराब होने के कारण उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया था, कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया था, वेट 4-5 किलो के आसपास घट गया है। मेरा वेट खुद भी 4.5 किलो घट गया है। हमारे सभी साथियों के साथ ये प्रॉब्लम। और कितनी यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं। मैं खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ और यहाँ आया हूँ। यहाँ जेएनयू से हैं, हमारे एयूडी के साथी हैं, डीयू के साथी हैं, तो इस तरह के अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोग यहाँ शामिल हैं। और ये सिर्फ नीट का मसला नहीं है। एनईपी के माध्यम से जिस तरीके से विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन, शिक्षा को जूता चप्पल की दुकान बना देना, और आपकी हैसियत हो तो आप खरीद पाएं, अदरवाइज आप फीस वृद्धि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जिस तरीके से उन्होंने बना दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो पूरी रात खुला रहता था, कैंपस एक्सेसिबल था। अच्छा, अचानक से मैं बता दूं कि दृश्य बहुत बदल गया है। हम इनसे बात कर रहे थे और बहुत आराम से बात कर रहे थे,
और फिर अचानक से बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। आप गलत कह रहे हैं, आपकी तो- बातें अच्छी लगी हैं, इसलिए हम आए सुनने के लिए। कोई बात नहीं। हाँ, आप गलत कह तो- रहे हैं, हम आपकी बातें अच्छी लगी। तो मैं ये कह रहा था, जो बोलिए। हम जो बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम पर, फीस वृद्धि पर, और तो जो मूल सवाल है जिस पर लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं और जो बाहर के लोग हैं और जो उम्मीद भरी नजरों से आप लोगों को देख रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कोई बदलाव आएगा? और क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पहलवानों का हुआ और बहुत ज्यादा लोग थे, उनको लेकर भी एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट हुआ था, और हम लोगों ने देखा है पहलवानों को घसीटकर गाड़ी में, और कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार पर। 1 साल तक किसान इसी दिल्ली को घेर कर बैठे रहे और बहुत मुश्किल से रोल बैक हुआ कृषि कानूनों। आपको लगता है कि छात्रों की आवाज, ये सरकार इतनी संवेदनशील है कि मुलायमियत के साथ उस पर विचार करेगी? देखिए, हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं। अगर ये सरकार हमारे वोट से आई होती तो हमारी बात सुनती, लेकिन चूंकि ये लोग वोट चोरी करके आते हैं, इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रख करके आते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आते हैं, इसलिए हम बिल्कुल जानते हैं इनके तरीके को, ये हमें सुनने वाले नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे होंगे। हम जानते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ये जानते हैं कि 800 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद जाकर के इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने फिर 3 कृषि कानून वापस किए। हम इनके सारे नेचर को जानते हैं, बावजूद इसके हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि देश के लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, जनता इनके चरित्र को देख रही है, जनता देख रही है कि कैसे इनका बुलडोजर इस देश के डेमोक्रेसी पर चल रहा है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। और ये जनता अलग अलग हिस्सों में जिस दिन खड़ी होगी, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इनको सत्ता से जाना वो तो होगा। ठीक है, इनकी नफरती राजनीति लेकिन मुझे एक सत्ता से बात बताइए कि क्या ये एक अच्छी बात नहीं होती कि ये जितने 20-22 लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो एक साथ बैठते, एक एकजुटता का मैसेज जाता? ये नहीं लगता कि फ्रैक्शंस में लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड्स ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, तो अगर साथ होते और वो एकजुटता नजर आती। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ आईसा के लोग लड़ रहे हैं, सीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, एनएसवाई के लोग कहीं लड़ रहे हैं, कहीं डिफरेंट पार्टी, यहाँ एआईएसएफ के लोग इधर बैठे हैं, एसएफआई के लोग उधर हैं, केवाईएस के लोग उधर हैं, सब लोग अलग अलग जगहों पर हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इस मूवमेंट की खूबसूरती यही है कि इट्स अ डाइवर्स मूवमेंट विद यूनिटी, मतलब एक डाइवर्सिटी में यूनिटी के साथ ही मूवमेंट चल रहा है। तो इसकी इस खासियत को देखना चाहिए। और सत्ता की बौखलाहट इस बात से नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वायरस कह करके उसको लेबलिंग करता है, उसी तरीके से दहशतगर्द करके शिक्षा मंत्री को दहशतगर्द कहना पड़ता है, टुकड़े टुकड़े गैंग, डपली वाले, इस तरह की बातें कहना पड़ रहा है। तो उनकी बौखलाहट बहुत साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए क्योंकि एक डाइवर्स फॉर्म में एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, एक यूनिटी के साथ चल रहा है। इनकी चूल्हें हिली हुई हैं, और इनकी चूल्हें हिली हुई हैं। हम लोग एक आखिरी सवाल कि बस केवल इतना बता दीजिए कि आप, छोड़ दे रहा हूँ, हड़ताली हैं आप भी मैं जान रहा हूँ, मैंने शुरू में ही कहा था कि जितनी देर कंफर्टेबल होंगे उतनी देर बात चलिए करेंगे। पूछिए, एक लास्ट पूछिए। लास्ट सवाल, आपकी लीडरशिप ने आपसे क्या कहा है कि आप इससे इंडिपेंडेंट होकर अपना अनशन जारी रखेंगे, या अगर पुलिस फोर्सफुली आपको उठाती है या सबको उठाती है तो आप उठ जाएंगे, या आप अपने मूवमेंट को कहीं और शिफ्ट करेंगे? क्या करेंगे अगर ये फोर्सफुली इसको सरकार उठाने की कोशिश करती है तो? क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, हम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ, हम आइसा के आइडेंटिटी के साथ इसमें है, इंडिपेंडेंटली नहीं। हम ज्वाइंट इश्यूज को लेकर के ज्वाइंटली हम लोग यहाँ पर, हम आइसा से भले हैं, लेकिन हम रेजिग्नेशन, एनटीए के एबोलिशन, एनईपी के सवाल, कमर्शलाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। हम अपनी आइडेंटिटी के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे मूवमेंट से इंडिपेंडेंट हैं। हम एक ज्वाइंटली हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, और इस तरह का कोई दमन होता तो उसके खिलाफ लड़ा जाए। तो ये एक लड़ाई है। और मनीष, हमने शुरू में कहा था कि 8 दिन की हड़ताल के बाद लगभग 20 मिनट से हमसे बात कर रहे हैं, तो ये नैतिक बल से ही संभव है। और ये नैतिक बल उन सरकारों के पास नहीं होता जिनके मंत्री इतने सारे पेपर लीक्स के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं होते। तो आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी बैठे हों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक विश्वविद्यालयों को सबके लिए खोला नहीं जाएगा, जब तक छात्र आंदोलनों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक फीस वृद्धि के खिलाफ और
महंगी शिक्षा के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाई देगी, तब तक बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी फीस वृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के आदिवासी, यहाँ तक कि गरीब सवर्ण पढ़ लिख ना सकें, विश्वविद्यालयों में ना पहुंचे, बराबरी की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात ना कर सकें। तो इस आंदोलन में जो लोग भी शरीक हैं, जब तक उनका मकसद ये है कि हम शिक्षा को सबके लिए सस्ता और सुलभ बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। चाहे आप कहीं भी बैठे हों, वहीं से आप इस आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं। उन तमाम छात्रों को, नौजवानों को, जो लोग मनीष की तरह, मनीष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पपेट है, ये नहीं कह सकते हैं कि इनको समझ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करने वालों को पॉलिटिक्स धर्मेंद्र प्रधान से तो ज्यादा समझ में आती होगी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें हवा में चल रही, इसका बहुत ठोस जमीनी आधार। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के भीतर इतनी नैतिकता बची है कि नहीं कि वो इन छात्रों की डिमांड्स पर ध्यान दें। तो जंतर मंतर पर रात के 12 बजने वाले हैं और ये भूख हड़ताल 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हम मनीष से इतना ही कह सकते हैं कि आप ख्याल रखिए और आपकी सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है इस मुल्क के लिए। आप अगर लड़ने लायक बचे रहेंगे तो एक लंबी लड़ाई इस आंदोलन के बाद भी उसकी दरकार रहेगी। बिल्कुल। बुद्धा ने एक बार 6 साल, फिर अपने जब उनको निर्माण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद 50 दिन, भगत सिंह दर्जनों दिनों तक, गांधी, तो हम उस लेगेसी को होल्ड करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस फासिस्ट रिजिम के खिलाफ अभी हमारी शरीर झेल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े भाई के लिए तालियां। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा भाई।